मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज बदांदी द फेबल ऑफ बेलोनी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक लड़की का ब्रूटली तरीके से मर्डर हो जाता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंटेलिजेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। कौन है उस लड़की का किलर, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे बहुत सारे ट्विस्ट आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं जो आपके दिमाग को चौंका के रख देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक राइटर को देख पाते हैं जो अपनी एक बुक में कुछ रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी लिख रहे होते हैं, और उस स्टोरी में वो एक ऐसी लड़की के बारे में लिख रहे होते हैं जो अपनी लाइफ में मस्त मौला रहती थी और हर कोई उसके करीब जाने की ख्वाहिश रखता था। अब नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर शक्ति को देख पाते हैं जो अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए शूटिंग स्पॉट पर आता है, जहां पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है और उसे लगता है कि वो एक डमी डेड बॉडी है जो उनकी शूटिंग के लिए वहां पर लाई गई है, क्योंकि उनकी फिल्म में भी एक मर्डर का ही सीन शूट होना था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी फिल्म की हीरोइन ममता कल रात से मिसिंग है। अब ये सुनकर शक्ति और बाकी लोग उस डेड बॉडी को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें वो ममता की ही लगती है, क्योंकि वो डेड बॉडी थोड़ा सड़ चुकी थी, इसीलिए पूरी तरह से उसे पहचान पाना मुश्किल था। पर उन्हें वो थोड़ी थोड़ी ममता की तरह लग रही थी, इसीलिए वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां पर पहुंचकर ममता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पर इस केस को इस टाइम पर ऐसा ही रामर डील कर रहे होते हैं। अब चारों तरफ न्यूज चैनल की वजह से न्यूज फैल जाती है कि एक्ट्रेस ममता की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई है और पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उधर पुलिस स्टेशन में शक्ति और बाकी क्रू मेंबर से पूछताछ की जा रही होती है कि तभी शक्ति के पास ममता की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि वो जिंदा है, बस थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो बंगलौर आ गई थी। अब ये सुनकर पुलिस की परेशानियां और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें ये भी पता करना था कि अगर वो डेड बॉडी ममता की नहीं थी तो फिर किसकी थी। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम से SI रामर को पता चलता है कि मरने वाली लड़की की एज अराउंड 19 से 20 साल रही होगी और उसे गला दबाकर मारा गया था। साथ ही उसके हाथ और पैरों को एक मोटी रस्सी से बांधा गया था और उसे मरे हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे, इसीलिए ही उसकी बॉडी सड़ चुकी थी और उसका फेस पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर रामर एक स्केच आर्टिस्ट को वहां पर बुलाता है और उससे उस डेड बॉडी का स्केच बनाने के लिए कहता है। अब वो स्केच आर्टिस्ट उस डेड बॉडी का स्केच बनाना स्टार्ट कर देता है और तभी हमें दूसरे सीन में एक लड़की बेलोनी दिखाई जाती है जो चर्च में अपनी माँ रूबी के साथ प्रेयर करने के लिए आई हुई होती है। वहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी और इसीलिए वहाँ पर गिटार बजाने वाले एक लड़के टोनी से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर टोनी को अपने घर के टेरेस पर गिटार सिखाने के लिए बुलाती थी और इस तरह उनकी दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई थी। बेलोनी की माँ रूबी एक एंजल लॉज रन किया करती थी और बेलोनी के फादर एक्सपायर हो चुके थे। बेलोनी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए अक्सर उसके पीछे लड़के पड़े ही रहते थे और बेलोनी का नेचर भी कुछ इस तरह का था कि वो हर किसी लड़के से बहुत हंसकर और प्यार से बात करती थी, इसीलिए हर कोई उसे पाने की चाहत रखता था और इसी रीजन की वजह से बेलोनी की अपनी माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हमेशा उसे डांटती ही रहती थी और बाहर जाने से मना करती थी। उन्हें डर था कि कहीं बेलोनी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए और इसीलिए उन्होंने उसकी शादी एक लड़के बिगनेस से करने का फैसला किया था। पर बेलोनी बिगनेस को पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि वो ड्रंक करता था और उससे शादी करने के बाद भी बेलोनी अपनी माँ के साथ ही रहने वाली थी। अब नेक्स्ट डे बेलोनी कॉलेज जाने वाली होती है, इसीलिए बिगनेस उसे बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है और बस में उसे टोनी मिलता जो उससे बात करना चाहता था, पर बेलोनी ने उससे बात करने से मना कर दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब बेलोनी और टोनी का किसी बात पर ब्रेकअप हो गया था और बेलोनी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्केच आर्टिस्ट अपना स्केच कंप्लीट कर लेता है और उससे हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी बेलोनी की ही थी। हर कोई बेलोनी की सुंदरता को देखकर फिसल जाता था, क्योंकि वो थी इतनी सुंदर। अब पुलिस बेलोनी के स्केच को न्यूज़पेपर में छपवा कर लिखवा देती है कि जो कोई भी इस लड़की के बारे में उन्हें खबर देगा उसे पुलिस से इनाम मिलेगा।
और ये न्यूज़पेपर टोनी का फ्रेंड एडी टोनी को जाकर दिखाता है और उसे बताता है कि बेलोनी का मर्डर हो चुका है। पर टोनी इस बात पर यकीन नहीं करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद एडी एसआई रामर को जाकर बता देता है कि स्केच वाली लड़की का नाम बेलोनी है और वो इरेनियल में अपनी माँ के साथ एक एंजल लॉज में रहती है। जिसके बाद बेलोनी की माँ और बिगनेस को हॉस्पिटल डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ बिगनेस कंफर्म करता है कि वो डेड बॉडी बेलोनी की ही है। उसके बाद पुलिस बिगनेस से पूछताछ करती है। तब बिगनेस बताता है कि बेलोनी 3 दिन पहले अपनी आंटी से मिलने राजा का मंगलम गई थी, पर जब शाम तक वो लौटकर नहीं आई तो उन्होंने नेक्स्ट डे वहाँ पर जाकर पता किया तो उन्हें पता चला कि बेलोनी तो अपनी आंटी के घर पहुंची ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। अब नेक्स्ट सीन में बेलोनी के कंडोलेंस में एसआई रामर बेलोनी की आंटी से पूछताछ करता है। तब वो बताती है कि बेलोनी उनके पास आई ही नहीं थी और अगर उसे उनके पास आना होता तो वो पहले उन्हें कॉल करके जरूर बता देती, क्योंकि रूबी को उसका आंटी के पास जाना पसंद नहीं था। अब इससे रामर को लगता है कि बिगनेस झूठ बोल रहा है, क्योंकि आंटी के मुताबिक बेलोनी उनके यहाँ पर गई ही नहीं थी। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल का एडिटर सेतु मनी बेलोनी की न्यूज के पीछे होता है ताकि उसे इस केस में कुछ इंटरेस्टिंग मसाला मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट डे एसआई रामर बिगनेस को उठा लेता है और एक गेस्ट हाउस में लाकर उससे पूछताछ करता है, पर काफी मारने के बाद भी बिगनेस उन्हें कुछ भी नया नहीं बताता है। वो हमेशा की तरह यही बोल रहा होता है कि बेलोनी अपनी आंटी के घर की बोलकर ही गई थी। उधर बेलोनी की मौत की खबर के बारे में राइटर सेबास्टियन को भी पता चल जाता है। अब नेक्स्ट सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलोनी अपनी फ्रेंड के साथ एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट करती है जो वायरल हो जाती है। साथ ही उसकी फ्रेंड जब टोनी के साथ उसके ब्रेकअप के बारे में पूछती है तो बेलोनी उसे कुछ भी नहीं बताती है। वो काफी मिस्टीरियस बिहेवियर शो करती है। उधर बेलोनी के मर्डर की न्यूज के बारे में चीफ जस्टिस को पता चल जाता है और वो एसपी को बुलाकर जल्द से जल्द इस केस को इन्वेस्टिगेट करके क्लोज करने के लिए कहते हैं। इसीलिए एसपी अपने सबसे काबिल ऑफिसर विवेक को इस केस का चार्ज लेने के लिए बुलाते हैं। हालांकि आज विवेक अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उसके मायके जाने वाला था, पर एसपी सर के अचानक बुला लेने की वजह से वो अपनी वाइफ के साथ नहीं जा पाता है। इससे उसकी वाइफ उससे गुस्सा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे विवेक बेलोनी के केस का चार्ज ले लेता है और उसे असिस्ट इस केस में एसआई रामर करने वाले थे। सबसे पहले वो लोग बिगनेस से जाकर पूछताछ करते हैं, पर वो कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता है। तब विवेक अपने अंदाज में प्यार से बिगनेस से उस दिन की सच्चाई पूछता है जब उसने बेलोनी को लास्ट टाइम देखा था, पर बिगनेस तब भी यही बताता है कि वो अपनी आंटी के घर पर गई थी। उसके बाद विवेक बेलोनी के घर आकर उसके रूम में छानबीन करता है, जहाँ पर उसे एक कॉइन मिलता है जिस पर टी बना हुआ था, यानी वो कॉइन जरूर टोनी ने उसे दिया होगा। उसके बाद वहाँ से जाने से पहले विवेक रूबी का स्टेटमेंट लेता है और उसके साथ ही वो वहाँ पर रहने वाले बाकी लोगों से भी पूछताछ करता है, जिससे उन्हें यही पता चलता है कि बेलोनी सबसे बहुत ही प्यार से बात करती थी और लड़के उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट रहते थे, क्योंकि वो सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाती थी। इसीलिए अब रामर को लगता है कि बेलोनी का कैरेक्टर ठीक नहीं था। वहाँ से विवेक और रामर एक लड़के एलेक्स के पास आते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान था। अक्सर विवेक को अपने केसेस सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प पड़ती रहती थी और इस केस में भी विवेक एलेक्स से बेलोनी की सोशल मीडिया प्रोफाइल की डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। साथ ही वो बेलोनी के नंबर की सारी डिटेल्स भी निकाल कर उसे भेजने के लिए कहता है। तभी एलेक्स बताता है कि बेलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था और ये वही टिकटॉक वीडियो था जो बेलोनी ने अपनी फ्रेंड के साथ बनाया था। रामर उस वीडियो को अपने और विवेक के फोन में सेंड करने के लिए एलेक्स से कहता है। उसके बाद वो लोग क्राइम स्पॉट पर जाते हैं, जहाँ पर बेलोनी की डेड बॉडी मिली थी, और वहाँ पर देखने के बाद विवेक को लगता है कि किलर के साथ बेलोनी यहाँ पर घूमने आई होगी और तभी किलर ने उसे मारकर यहाँ पर छोड़ दिया होगा। तभी थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बेलोनी के सूट का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये टुकड़ा राइट डायरेक्शन की तरफ से यहाँ पर आया है। और रामर से पूछने पर विवेक को पता चलता है कि राइट डायरेक्शन में एक उत्तापरई नाम की जगह है। इसीलिए विवेक उत्तापरई चलने के लिए रामर से कहता है, पर रामर उधर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो पूरा जंगल एरिया था और उसे नहीं लगता था कि उन्हें वहाँ पर कुछ भी मिल सकता है। इसलिए वो लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है
कि राइटर सेबास्टियन रूबी के लॉज में रूम बुक करने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्टोरी लिखने के लिए कोई शांत जगह चाहिए थी। और तब बेलोनी ही उन्हें उनका रूम दिखाने के लिए ले जाती है। रात को बेलोनी और रूबी के बीच किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रहा होता है। वैसे भी रूबी अक्सर बेलोनी पर चिल्लाती ही रहती थी और ये सारी लड़ाई को सेबास्टियन अपने रूम में सुन रहे होते हैं। उसके बाद रात को बेलोनी टेरेस पर आ जाती है, जहाँ पर सेबास्टियन पहले से ही सिगरेट पीने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर उन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती है, जहाँ बेलोनी बताती है कि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, और जब वो 6 साल की थी तभी उसके डैड एक्सपायर हो गए थे और तब से सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ रूबी पर आ गई थी। पर उन्होंने बेलोनी को अपने काम के चक्कर में कभी प्यार ही नहीं दे पाया, और इस तरह से अब बेलोनी रूबी और विग्नेश से दूर जाकर खुद को आजाद करना चाहती थी, चाहे फिर इस आजादी के लिए उसे किसी से भी शादी क्यों नहीं करनी पड़े। वहाँ पर बेलोनी सेबास्टियन के साथ मजाक में फ्लर्ट भी करती है। पहले तो ये सब सेबास्टियन को बहुत ओड लगता है, पर बाद में वो समझ जाते हैं कि बेलोनी की इस तरह मजाक करने की आदत है। पर इस मुलाकात की वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इन द प्रेजेंट सीन विवेक टोनी के फ्रेंड एडी को बुलाकर उससे पूछताछ करता है, पर वो टोनी के बारे में विवेक को कुछ भी नहीं बताता है और विवेक उसे वहाँ से जाने देता है। और दूसरी तरफ विग्नेश को भी छोड़ दिया जाता है। तभी विवेक को याद आता है कि जब वो एडी से पूछताछ कर रहा था तब वो अपने लेफ्ट में कुछ देख रहा था, इसीलिए विवेक उस जगह की सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि एडी अपने लेफ्ट में एक लड़के को देख रहा था जो वहाँ पर छिपकर उनकी बातें सुन रहा था, और वो लड़का टोनी ही था। इसीलिए विवेक एडी से उस लड़के के बारे में पूछता है। पहले तो एडी कुछ भी बताने को एग्री नहीं होता है, पर जैसे ही रामर 2 थप्पड़ उसे लगाता है तो वो टोनी के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। इसलिए वो लोग टोनी के घर पर जाते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि टोनी आज सुबह से ही कहीं गायब हो गया है। उधर चीफ एडिटर सेतु रामन अपने एक आदमी को रूबी की लॉज में भेजते हैं, ताकि वो वहाँ पर रहकर बेलोनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज के लिए निकाल सके। साथ ही वो पुलिस स्टेशन में किसी कांस्टेबल को अपनी साइड में मिलाकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जानकारी लेने के लिए भी कहते हैं। अब नेक्स्ट डे रामर को टिप मिलती है कि उत्तापरई में उन्हें इस केस से रिलेटेड कुछ सुराग मिलने वाले हैं, इसलिए वो लोग उत्तापरई पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग में बेलोनी की ड्रेस का एक और टुकड़ा मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर कुछ ब्लड स्टेन्स भी होते हैं। इसका मतलब बेलोनी का मर्डर उस प्लेस पर किया गया था और बाद में उसकी बॉडी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए विवेक फॉरेंसिक को वहाँ पर बुलाता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक ओल्ड लेडी मिलती है, जिससे बेलोनी की फोटो दिखाने पर उन्हें पता चलता है कि बेलोनी किसी आदमी के साथ वहाँ पर आई थी और वो आदमी टोनी नहीं था, क्योंकि टोनी तो काफी जवान था, जबकि वो आदमी 40+ रहा होगा, तो जरूर उस आदमी ने ही बेलोनी का मर्डर किया होगा। दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मिले ब्लड स्टेन्स को लैब में टेस्ट के लिए भेज देती है और इस खबर को कांस्टेबल सनमुगम चीफ एडिटर के आदमी को बता देता है, जिससे वो बेलोनी के मर्डर की अब तक की सारी इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्ट में बनाकर चीफ एडिटर को दे देता है। और उधर विवेक एसपी सर को बताता है कि अगर उत्तापरई में मिले ब्लड स्टेन से क्लियर हो जाता है कि वो ब्लड बेलोनी का है, तो उसके साथ जो आदमी वहाँ पर गया था जरूर वो ही रियल किलर रहा होगा। अब कौन था वो आदमी जिसके साथ बेलोनी उस दिन उत्तापरई गई थी, इसके बारे में तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो आगे के एपिसोड्स पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और आपको ये सीरीज कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।